गुड इवनिंग गाइज। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में किसी भूमि की आवंटन, जैसे ग्राम सभा में आबादी होती है और डी की ज़मीन जो होती है उसको कैसे आवंटित किया जाता है और कैसे बांटा जा सकता है, कौन बांटेगा, ठीक ना। यदि मान लीजिए किसी को कब्जा दे दिया गया है और वो कह रहा है कि नहीं, उसको बेदखल कर दिया, किसी अन्य व्यक्ति ने उसको बेदखल कर दिया और कह रहा नहीं ये मेरा है मेरा है, तो फिर आप अपना कब्जा पाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या प्रक्रिया है, कौन करेगा, इसमें जुर्माना कितना लगता है, सज़ा कितनी होती है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो बिना देर किए चलिए आइए हम लोग वीडियो पे आते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल है अमित मौर्य एडवोकेट। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बिना देर किए हम लोग वीडियो पे आते हैं। हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की धारा 64 क्या कहता है। कहता है कि आवंटन में वरीयता। आवंटन में वरीयता का मतलब जब कोई आबादी की भूमि होती है, ठीक है, तो किनको वो भूमि देना चाहिए, किनको उसको आवंटी करना चाहिए, कौन आवंटी होगा इस भूमि के लिए, ये बताता है धारा 64। ये कहता है कि जिस ग्राम सभा में जो भूमि है आबादी की भूमि, जिसे कलेक्टर के द्वारा आवंटित किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, वो उस ग्राम सभा का होना चाहिए। सबसे पहली बात उस ग्राम सभा का होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति है, ठीक है, जिसे भूमि दी जा रही है, वह गरीबी रेखा, जो राज्य सरकार के द्वारा राशन कार्ड दिया गया है, वह गरीबी रेखा से नीचे का हो, ठीक है। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनुसूचित जाति का है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनुसूचित जनजाति का है या किसी पिछड़े वर्ग का है, ऐसे व्यक्तियों को ही भूमि आवंटित किया जाएगा, ठीक है, भूमि को दिया जाएगा, आबादी की भूमि को। अगर मान लीजिए कोई किसान है, उस ग्राम सभा का कोई किसान है, श्रमिक है, तो उसे भी भूमि दी जाएगी, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, यदि कोई किसान है, उसे भूमि आवंटित किया जा रहा है और उसकी जो वाइफ है, पत्नी है, यदि जीवित है, तो जितना भूमि, जितना हेक्टेयर भूमि, जितना डिसमिल भूमि किसान को दिया जा रहा है, उसका आधा, आधे की मालिक उसकी पत्नी होगी, ठीक है। तो ये कहता है कि यही है कि आवंटन में वरीयता, किनको किनको भूमि देनी चाहिए, ठीक है। यदि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे ग्राम सभा का है, आ गया, उसने आवंटित करवा लिया अपने नाम से, ठीक है, तो उसे उप जिलाधिकारी के द्वारा बेदखल भी किया जा सकता है, ठीक है। यानी वो क्या कर रहा है, अनियमित तरीके से आ रहा है, ठीक है, जबरदस्ती आ रहा है, गुंडई के बल पे आ रहा है, ठीक। तो ऐसे के लिए भी, इस समस्या का समाधान के लिए भी इसमें प्रावधान है, ठीक है। अब आगे हम बताते हैं कि इसमें एक केस है पतिराम, ठीक है, वर्सेस, यहां देखिए, पतिराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसका एक केस है। इसमें ये था, इसमें इस केस में ये बताया गया था कि जो पहले के लोग थे वो गांव में ढूंढी पिटवाते थे। ढूंगी का मतलब ढिढोरा पिटवाते थे कि चलो भूमि आवंटित हो रही है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से जो ग्राम सभा के सभी लोग होते थे, ठीक है, वो सबको जानकारी नहीं मिल पाती थी। इस केस में बताया गया है, मैं नहीं बता रहा हूं, इस केस में बताया गया है, ठीक है, कि सभी को ऐसे जानकारी नहीं मिल पा रही थी। जो भाई भतीजा थे वो भी, जैसे एक बाप के 4 लड़के हैं तो 4 बाप को तो मिलेगा ही मिलेगा, चारों लड़के भी लेने के लिए तैयार हो जाते थे, ठीक है। तो इन सब से अलग, इन सबको अलग किया गया और ये व्यवस्था किया गया कि क्यों ना जो भूमि है, जिस ग्राम सभा में भूमि है, और वो जो ग्राम सभा जो है जिस तहसील में आती है, ठीक है, तहसील स्तर पर इसको क्यों ना कर दे,
ठीक है। तो इसको, ठीक, इस केस में यही बताया गया कि जब ढूंगी को हटा करके इसको जब बढ़ती गई, ठीक है, जब पीढ़ी बढ़ती गई, समय बदलता गया, लोग होशियार होते गए, जागरूक होते गए, ठीक है, तो कहें लोग कि इसको तहसील स्तर पर कर दिया जाए। तहसील के द्वारा, तहसील के जो अधिकारी होंगे उनके द्वारा ये आवंटन किया जाएगा, उनके द्वारा ये बांटा जाएगा। जैसे तहसील में आपका नायब तहसीलदार होते हैं, उप जिला अधिकारी होते हैं, उप जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है, और तहसीलदार महोदय होते हैं, और आपका वो राजस्व विभाग के लेखपाल महोदय सभी लोग होते हैं, ठीक है। इनके उनके स्तर पर इनको कर दिया गया, उनको दे दिया गया, ठीक है, कि लीजिए आप इस मामले को अब आप समझिए, जिनको उचित लगे उनको दीजिए। आप किनको उचित लगे अभी बताएं इस धारा के अंतर्गत, ठीक है। वह गरीबी रेखा, राज्य सरकार के द्वारा गरीबी रेखा के नीचे का जो राशन कार्ड है, गरीबी की रेखा के नीचे का हो, अनुसूचित जनजाति का हो, या अनुसूचित जाति का हो, या पिछड़े वर्ग का हो, ठीक है। इस केस में यही बताया गया था। हम लोग आते हैं धारा 65 क्या कहता है। 65 ये कहता है आवंटी को कब्जा प्रदान किया जाना। जब धारा 64 के तहत वरीयता देते हुए आवंटन कर दिया गया है, ठीक है, आवंटन कर दिया गया है, किनको, आवंटी को भूमि दे दिया गया है, ठीक है, तो उसको भी कब्जा भी तो दिलाना चाहिए। मान लीजिए हमने कर एक बना दिया, जो भी प्रक्रिया है, जो भी प्रोसेस है, जो भी आरसी प्रपत्र है, आपने उसका नाम, ठीक है, उतनी हेक्टेयर भूमि और उसके पिता का नाम, उसके ग्राम सभा का नाम, ये सारा डिटेल हमने आरसी प्रपत्र के तहत हमने लिख करके दे दिया, ठीक ना। उसको एक रसीद दे दिया कि जाइए आपकी ये भूमि, इतनी भूमि आपकी है, ठीक। तो उसको कब्जा भी तो करना चाहिए। बगल का जो व्यक्ति है, उसका खेत है, वो कह रहा है नहीं मेरा है, नहीं कब्जा करने दे रहा है, तो क्या करेंगे इसके लिए। उसके लिए धारा 65 ये कहता है कि आवंटी को कब्जा प्रदान किया जाना। आप आवंटी को कब्जा कैसे प्रदान करवाएंगे, ठीक है, इसमें देखिए इतनी बातें हैं, ठीक। यदि वो उसको भूमि दे दिया गया है, कोई व्यक्ति है बगल का या कोई अन्य व्यक्ति है जो गुंडई के बल पे, दबंगई के बल पे वो कह रहा है नहीं मेरी भूमि है, ठीक है, वो कब्जा नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, एक आवेदन करेगा, ठीक, एक आवेदन लगाएगा। आवेदन लगाने के बाद उप जिलाधिकारी महोदय, चाहे उप जिलाधिकारी महोदय के पास लगाए या कलेक्टर के, जिले के कलेक्टर के पास लगाए, ठीक है, तो उसको पूरी तरह से जांच करेंगे। पूरी तरह से जांच करेंगे, और जांच करने के बाद यदि वो पाते हैं कि जो व्यक्ति है जो प्रेजेंट टाइम में कब्जा कर रखा है इस भूमि का, वो किसी गलत तरीके से आ गया, अनियमित तरीके से आया है, ठीक है, असल में जो नियमित तरीके से आना चाहिए वो उसको बेदखल कर दिया गया है, ठीक है, जो अनियमित तरीके से आया है वो कब्जाधारी है, ठीक। तो जो अनियमित नियमित तरीके से जो बेदखल हो गया है व्यक्ति, ठीक है, जिसको भूमि दे दी गई है वो बेदखल हो गया, कब्जा नहीं कर पा, तो एक आवेदन करेगा। आवेदन करने के बाद उप जिलाधिकारी महोदय या जिले के कलेक्टर महोदय उस पर विचार करेंगे। विचार करने के बाद जो अनियमित तरीके से आएगा उसको बेदखल किया जाएगा, ठीक है, और उसको बेदखल किया जाएगा। या ऐसा कोई व्यक्ति है मान लीजिए जिसको मिल गया है, वो कब्जा कर रखा है, जिसको भूमि दे दी गई वो कब्जा, कोई अन्य व्यक्ति आ रहा है, वो आवेदन लगा रहा है, कह रहा है नहीं ये मेरी है, आपने इतनी भूमि मेरी है, ठीक है, आवेदन लगा रहा है, तो उसकी आवेदन पर उप जिलाधिकारी महोदय उस बात को सुनेंगे, विचार करेंगे। यदि वो गलत पाए जाते हैं तो उसे, उनके आवेदन को रद्द भी किया जा सकता है, और किया भी जाता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि नहीं किया जाएगा। अगर वो अनियमित तरीके से है, विधि के विरुद्ध वो आ रहा है, तो उसको अनियमित भी किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई, ठीक है, गुंडई के बल पर, दबंगई के बल पे आ गया, तो उसे
ठीक है, उसे हटाया जाएगा कब्जे से, और जो एक्चुअल में जो कब्जाधारी है उसको कब्जा दिलाया जाएगा। ठीक, इतना ही नहीं, उसके साथ जितने साल के लिए वो कब्जा कर रखा है उसका जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उप जिलाधिकारी महोदय उसे सजा भी दे सकते हैं इसके लिए। कितने वर्ष के लिए? अधिकतम 2 वर्ष और कम से कम 3 माह के लिए उसे सजा भी सुनाई जा सकती है। किसके तहत? किसके तहत? ये रेवेन्यू में तो है नहीं सजा, ये यूपी रेवेन्यू में तो सजा दिया नहीं है, ये तो बस जमीनी मामलों से संबंधित बताता है। किसके तहत? सीआरपीसी के तहत। 1973 सीआरपीसी 1973 के तहत इन्हें सजा भी दिया जा सकता है। ठीक है, सजा भी सुनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर उनको उप जिलाधिकारी महोदय को लगता है, ठीक है, ये सजा ही नहीं केवल इसे देना चाहिए, इसे जुर्माना भी साथ में लगाना चाहिए, तो उसे जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है, जुर्माना कितना होगा? कम से कम 3,000 रुपए तक की जुर्माना उसे लगाया जा सकता है, या तो सजा या तो जुर्माना। ठीक है, उप जिलाधिकारी महोदय को लगता है नहीं, ये काफी समय से दबंगई के बल पे रह रहा है, उन्हें लगता है कि इसे दोनों कर देना चाहिए, तो सजा और जुर्माना दोनों साथ में हो सकता है। ठीक है, इसमें तीसरी बात है कि न्यायालय द्वारा, ठीक है, आप न्यायालय में जब आवेदन करेंगे तो न्यायालय उस पर विचार करेगी, विचार करने के बाद आपको कब्जा दिलाएगा। न्यायालय का आदेश, यदि मान लीजिए कोई कब्जाधारी अनियमित तरीके से आ गया, नहीं भग रहा है, तो न्यायालय उसके खिलाफ ऑर्डर भी पास कर सकती है, आदेश भी जारी कर सकती है, उसे उस कब्जे से हटने के लिए, बेदखल होने के लिए जो अनियमित तरीके से आया है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति है जिसको दोष मुक्त कर दिया गया है, मान लीजिए किसी ने कहा कि नहीं, इसने गलत तरीके से आ गया है इस जमीन में, ठीक है, और एक्चुअल में वो उस जमीन की कब्जाधारी है, उस जमीन का वो भूस्वामी है, जिसे आवंटित कर दिया गया है, जिसके नाम से उसको दे दिया गया है, एक्चुअल में है, लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर के यह दावा कर दिया कि नहीं, ये इनका नहीं है, ये तो मेरा है। ठीक है, तो बाद में जब न्यायालय में बाद में जब न्यायालय में आवेदन दाखिल किया, इस व्यक्ति ने दावा कर रहा है और एक्चुअल में वही गलत पाया जाता है, तो और जो कब्जाधारी है, जिसको दोषी ठहराया जा रहा है, वो अगर दोषी नहीं है तो उसे दोष मुक्त कर दिया गया। ठीक है, न्यायालय के द्वारा उसे दोष मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें छठवीं बात है कि जो न्यायालय करेगी किसके तहत? क्रिमिनल मामलों से संबंधित, जैसे यहां है, अभी हमने बताया ये सजा का जो प्रावधान है, ठीक है, सीआरपीसी 1973 के तहत, ठीक ना, उसको संक्षिप्त विचारण किया जाएगा। संक्षिप्त का मतलब कम से कम समय में उसको निपटारा कर दिया जाएगा, छोटे से छोटे समय के लिए उसको देखा जाएगा और कम से कम समय में इसको निस्तारण कर दिया जाएगा, इसको लंबित नहीं किया जाएगा। यदि लंबित होता है तो उसके बाद भी इसको कब्जा दिलाया जाएगा। ठीक है, सातवीं बात है विशेष न्यायालय का गठन। ठीक है, अगर लगता है, ठीक, राज्य सरकार को, ठीक है, राज्य सरकार को हाई कोर्ट के परामर्श के आदेश पर, ठीक है, सूचना पर उसको एक विशेष न्यायालय गठन कर सकती है। कौन? राज्य सरकार। राज्य सरकार हाई कोर्ट के परामर्श के सूचना के आधार पर एक न्यायालय, विशेष न्यायालय का भी गठन कर सकती है, और प्रत्येक न्यायालय में, ठीक ना, ऐसे उप जिला मजिस्ट्रेट अधिकारी, ऐसे उप जिला मजिस्ट्रेट अधिकारी रखे जाएंगे जो प्रथम श्रेणी से कम न हो, जो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट हों। ठीक ना, जो सीआरपीसी 1973 की जो भी प्रावधान है उसको प्रोसीड करें, फॉलो करें, उसके तहत आए। ठीक ना, ऐसा राज्य सरकार विशेष न्यायालय का गठन कर सकती है और उसमें ऐसे अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। अगर ये आवंटी जो है, मान लीजिए कोई गलत तरीके से आ गया है,
ठीक ना, और कब्जा कर लिया है, तो उसको दोष मुक्त जब किया जाएगा, सॉरी, उसके दोष सिद्ध जब किया जाएगा, दोषी बनाया जाएगा, उसका जो अपराध होगा ठीक ना, सीआरपीसी 1973 के तहत जो अपराध होगा वो संज्ञेय अपराध होगा और गैर जमानती अपराध होगा। ठीक है, वो गुंडई के बल पे, दबंगई के बल पे मारपीट करके या चाहे जैसे भी आया हो, वो संज्ञेय अपराध करके आएगा और गैर जमानती अपराध होगा। यहाँ देख लीजिए। ठीक है, इस पर एक केस है अमरपाल बनाम स्टेट। अमरपाल बनाम स्टेट का एक केस है। इस केस में ये हुआ था, ठीक है, इस केस में ये हुआ था कि कोई एक याची था, ठीक ना, और उसने हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर किया था। ठीक, याचिका दायर किया था और ये कहा था कि ये भूमि मेरी है। लेकिन हाई कोर्ट ने उस याची को जो आवेदन प्रस्तुत किया था उसको उसने अस्वीकार कर दिया। किसने? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे अस्वीकार कर दिया। उसने ये कहा, हाई कोर्ट के द्वारा ये निर्णय दिया गया, कहा कि जो आपके, ठीक ना, आपके जो जिले के कलेक्टर हैं या आपके जो तहसील के, ठीक ना, उप जिलाधिकारी, उप जिला मजिस्ट्रेट हैं, उनके द्वारा इस मामले को निस्तारण करने के लिए और कब्जा दिलाने के लिए, ठीक ना, कहा गया। कौन? हाई कोर्ट कहा गया। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया। चलिए हम लोग आते हैं धारा 66। धारा 66 ये कहता है कि आबादी स्थलों के अनियमित जांच। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो अनियमित तरीके से आ गया है, अभी मैंने ऊपर चर्चा किया है कि दबंगई के बल पे, गुंडई के बल पे, ये सभी सेक्शन लगभग कुछ न कुछ रिलेटेड है। ठीक ना, इसमें आवंटन किया जा रहा है तो धारा 65 में उसको कब्जा दिलाया जा रहा है, और धारा 66 में कह रहा है जो कब्जाधारी है क्या एक्चुअल में वो सही है कि नहीं है, या कोई किसी को बेदखल करके, ठीक ना, कोई दूसरा व्यक्ति आ गया। धारा 66 ये कह रहा है। तो यही सब सारी चीजें हैं। आबादी स्थलों के अनियमित जांच, कोई व्यक्ति है जो अनियमित तरीके से आबादी स्थल, ठीक ना, पर आ गया है, किसी को जो कब्जा दे दिया गया है, वो क्या किया है, गुंडई के बल पर, दबंगई के बल पे आ गया है। तो जो दूसरा व्यक्ति है जो एक्चुअल में कब्जाधारी है, वो उप जिला अधिकारी के पास या जिले के कलेक्टर के पास वो आवेदन करेगा। आवेदन करने के बाद वो लोग जांच करेंगे, यदि अनियमित तरीके से कोई व्यक्ति आया रहेगा तो उसको बेदखल किया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, और जो एक्चुअल में कब्जाधारी होगा उसे कब्जा दिलाया जाएगा। इस पर एक केस है भागीरथी वर्सेस स्टेट। ठीक है, इस केस में ये था कि इससे संबंधित ये केस है। इस केस में ये था कि जो जिले के कलेक्टर हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जो जिले के कलेक्टर हैं उनके द्वारा भूमि की जांच की जाएगी। ठीक, जितने भी आवंटन भूमि होंगे, आवंटित भूमि किए गए हैं, उन सभी की इनके द्वारा जांच की जाएगी, या उनके द्वारा जो आवंटित भूमि किया गया है या करते समय जो जिले के कलेक्टर महोदय हैं उनसे यदि कोई चूक हो जाती है तो जो उनका आवंटन किया गया आर्डर होगा या जो भूमि दी गई होगी उसको, उस आदेश को निरस्त कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, और फिर पुनः उनके स्थान पर किसी दूसरे कलेक्टर को नियुक्त करके और फिर पुनः से उसे जांच, ठीक ना, फिर उसे जांच किया जाएगा कितनी भूमि किसको आवंटित की गई है। तो इस वीडियो में यही सब सारी चीजें हैं आबादी स्थल जमीनों के संबंध में। ठीक है, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ये मेरा चैनल है, ठीक ना, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं डेली 1-2 वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक, रेवेन्यू मामलों से संबंधित। अगर आपको, ठीक है, इनसे संबंधित जानकारी चाहिए तो मेरी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, एक एक करके आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए
और शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिलती रहे। मैं लोगों को बस जागरूक कर रहा हूँ कि बहुत लोग भी हम देख रहे हैं ना, मैं भी एक वकील हूँ, मैं भी एक एडवोकेट हूँ और मैं भी तहसील में बैठ के देखता हूँ कि काफ़ी लोग पीड़ित हैं ज़मीनी विवाद से। जितना क्रिमिनल मामलों से संबंधित पीड़ित नहीं है, उससे ज़्यादा ये ज़मीनी विवाद से संबंधित ये लोग पीड़ित हैं, काफ़ी लोग। तो मैं सभी को ये जागरूक कर रहा हूँ कि जो ज़मीनी विवाद है, संबंधित बातें हैं, वो कैसे आप निपटारा पा सकते हैं, मैं आप लोगों को सामान्य जानकारी देता रहता हूँ। तो इन्हीं सबों के लिए आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है? और अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।